अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैं व्यूज़ के साथ हाज़िर ख़िदमत है। असद की भी काफ़ी मसरूफ़ियत, कुछ मेरी टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन 2 इश्यूज़ पे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, जो कि इस पे काफ़ी काम किया हुआ है। एक तो रिंग रोड स्कैंडल और उसकी ईची-बीची जिसे कहते हैं, जिसे पंजाबी में कहते हैं, जिहड़ी अंदर दी गल्लां ने सारियां, वो सारियां। और दूसरा जो जाती उमरा वाला केस है, जो नवाज़ शरीफ उन्होंने किस तरह कब्ज़े-शब्ज़े किए हुए हैं, उन सारों पे गुफ्तगू करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं असद बहुत शुक्रिया आपका। रिंग रोड का जो स्कैंडल है, सुना है इसमें उन्होंने जो साबका कमिश्नर हैं और जो पकड़े गए हैं, पहले तो मैं नहीं समझता कि एंटी करप्शन शायद कोई इतना अच्छा केस बना सकेगी। ये नैब में जाना चाहिए था। मैंने नैब में ही दरखास्त दायर की थी। और एंटी करप्शन का आपको पता है, रिमांड सारा ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का होना है। लेकिन उसने बराह रास्त वज़ीर आला पे सारी ज़िम्मेदारी डाल दी है। क्या कहते हैं ज़रा बताइएगा नाज़रीन तक? अच्छा, अज़हर साहब इसमें वैसे एक तो ये है कि मैं कुछ लोगों के तबसरे सुन रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि एंटी करप्शन के पास इन्होंने कोशिश करके ज़ोर लगा के कैप्टन महमूद ने और उनके जो साथी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने इसको सपोर्ट करते हुए मामले को एंटी करप्शन में लेकर आए हैं ताकि नैब में ना चला जाए। और एंटी करप्शन की चूँकि कन्विक्शन रेट बहुत कम है, 2-3% है या 5%, लेस देन 5% है। और एंटी करप्शन जो है वो नैब के निस्बत ज़्यादा आसानी से वहाँ पर चीज़ें डील हो सकती हैं, मैनेज हो सकती हैं। तो इस मामले को एक मंसूबाबंदी के तहत एंटी करप्शन में लेकर आए हैं। लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, उसकी वजह ये है कि गुज़श्ता रोज़ जब कोर्ट में गए थे, तो इनके जो वकील थे, इनके कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद साहब के, ये कहते हैं कि जी जो कमिश्नर साहब थे, साबिक कमिश्नर, वो ये कहते हैं कि हमारा केस चूँकि नैब ने टेकअप कर लिया, तो अब एंटी करप्शन की तरफ से केस बनाना ही इल्लीगल है और गिरफ्तारी भी इल्लीगल है। तो इसलिए आप इसको जो है वो सुने ही ना। और फिर कल जो वक़्फ़ा हुआ था समाअत में 2:15 बजे के करीब, पौने 3 बजे, वो इसीलिए हुआ था कि आप ज़रा चेक करके बताएँ। उन्होंने डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल को कहा था, आप चेक करके बताएँ कि क्या वाक़ई नैब ने ले लिया है इसको? अच्छा, आप इसमें ये तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं और आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर नैब के पास मामला चला गया है, तो ये नैब और एंटी करप्शन में साइमल्टेनियसली भी चल सकता है और नैब चाहे तो एंटी करप्शन को रोक भी सकती है कि जी सिर्फ़ इसको हम नैब करेंगे। जो नैब वाले जो है वो करेंगे। लेकिन ये वाला आर्गुमेंट मुझे समझ नहीं आ रहा जो बाकी लोग तबसरा कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी इसको एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक साजिश के तहत या मंसूबाबंदी के तहत एंटी करप्शन में रखा गया है। और ये भी नहीं है कि नैब ने इस पे इनिशिएट नहीं किया, नैब ने अभी काम शुरू नहीं किया, लेकिन ये मामला नैब रावलपिंडी के पास चला गया है और वो इस पे अपना काम, मेरी मालूमात के मुताबिक वो इस पर अपना काम शुरू कर रहे हैं। तो ये कह देना कि जी कहानी खत्म हो गई है, कि जी एंटी करप्शन के पास आ गया है, तो अब ये केस खत्म समझें और एक जो कमिश्नर साहब हैं इनकी जान खलासी समझें और गोलमोल बात हो गई है, तो मैं इसको नहीं समझता। उसकी वजह एक ये भी है कि अगर ऐसा होना होता, तो इमरान खान साहब ने इसको इतने बड़े पैमाने पर नोटिस लेके गड़बड़ करनी ही नहीं, वो इस मामले को हाइप देनी नहीं थी और जुल्फी बुखारी को हटाना ही नहीं था, बल्कि इस मंसूबे को रोकने के और 10 तरीके थे, खामोशी के साथ चीजें हो जाती, यहाँ तक नौबत शायद आती ही ना। दूसरी राय मैं ये सुन रहा हूँ लोगों की कि जी देखें जी, ब्यूरोक्रेट को तो पकड़ लिया, जुल्फी बुखारी को पकड़ा ही नहीं। जुल्फी बुखारी नहीं पकड़ा के, और वो चौधरी सरवर को जो है वो नहीं पकड़ा, वो सरवर खान साहब को नहीं पकड़ा। तो इसको भी मैं ये नहीं समझता कि जुल्फे बुखारी और सरवर खान साहब जो हैं वो इसमें से साफ बच निकले हैं, जैसा कि ट्विटर ट्रेंड बनाए गए या ट्वीट्स करवाई गई या की गई कि देखें जी जुल्फे बुखारी जो है वो इसमें से पाक साफ करार पाए हैं। भाई किस इन्वेस्टिगेशन में पाक साफ करार पाए हैं? तो अभी जो है वो मामला क्लियर नहीं है और अभी ये इब्तदाई हियरिंग है और अभी इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन है। इनसे पूछा जाएगा कि भाई तुम तो करने वाले थे, करवाया किसने था? तो कल की हेयरिंग में उन्होंने नाम भी लिए हैं कि भाई जुल्फे बुखारी को तो आपने पकड़ा नहीं। वकील ने कहा उनके कि जुल्फे बुखारी को आपने पकड़ा नहीं, वज़रा को आपने पकड़ा नहीं और चीफ मिनिस्टर ने इसकी अप्रूवल दी थी, तो बाकी लोगों को तो पकड़ के लाएं। तो मेरा ख्याल है ये मामला इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है कि सिर्फ और एक बंदे को कुर्बानी का बकरा इतनी आसानी से बनाया जा सकता है। उनकी सपोर्ट में भी कल अदालत में काफी लोग आए हुए थे, उनके साथी ब्यूरोक्रेट्स भी आए हुए थे और काफी लोगों को सपोर्ट करने भी आए थे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदे को बकरा बना के और बाकी सबको छुड़वा दिया जाए। अगर ऐसा करना होता तो जुल्फे बुखारी को का तो पता बाद में ऑपोजिशन को पता चला। ऑपोजिशन ये तो नहीं है कि किसी के प्रेशर पे उनको हटाया गया, ये तो खुद इमरान खान ने
जैसे उनके सामने मामला आया तो उन्होंने कहा कि जनाब आप सेटिस्फाइड हो जाएं जरा, आप जब तक ये मामला क्लियर नहीं होता। तो ये अभी तो आगाज है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत जबरदस्त, आपने बड़ी लेकिन आपने दो तीन सवाल रखे हैं, तो आपने एक सवाल उठाए हैं तो उसमें जवाब देना बड़ा जरूरी है। एंटी जी करप्शन जो है वो सूबाई महकमा है, और याद रखिएगा नॉन अपस्टेंटी क्लास कहते हैं नैब। कि फौकियत दी जाती है नैब कानून को। 18G बड़ा क्लियर है, नैब भी इन्वेस्टिगेशन जी कर सकता है, एंटी करप्शन भी कर सकता है, लेकिन अगर ये फैसला कर ले नैब कि सिर्फ उसने इन्वेस्टिगेशन करनी है, इंक्वायरी करनी है, तो 18G के तहत उसको इख्तियार है कि वो 18G की दरखास्त देगा और एंटी करप्शन से सारे का सारा रिकॉर्ड मंगवा लेगा। और ये, और अगर मिसाल के तौर पर साफ पानी में फर्ज ऐसे करें, ही हुआ था मेरा ख्याल है, साफ हाँ पानी में बिल्कुल ऐसे ही ऐसा हुआ ही, था शायद। और ये मिसाल के तौर पर एंटी करप्शन में कोई रिमांड पे दे भी दिया है तो कल नैब ले जाए तो नैब अलहदा तौर पर उन्हें दोबारा रिमांड पे ले जा सकती है। अब दूसरी जहां तक बात आपने कही है असद, वो बड़ी अच्छी बात कही है। यानी ये तो हम सियासी तौर पर एक वतीरा बना लिया ना। मिसाल के तौर पर पहली तो बात है कि सारी अप्रूवल के अंदर गुलाम सरवर खान साहब का क्या था या जुल्फी बुखारी का, फिर अप्रूविंग अथॉरिटी या उन लोगों के हवाले से बात सारी आनी है, बाकी किसी के कॉन्टेक्ट में तो ये बात आनी नहीं है। ये तो रिकॉर्ड की बातें, ये तो बड़ी क्लैरिटी के साथ चीजें ये मौजूद हैं। और अब चूंकि उनका अप्रूवल के हवाले से जो मैंने चीजें देखी है ना, फर्ज करें कोई उनकी जमीनों में से जा रहा है तो वो तो बहुत से लोगों ने फायदा लिया होगा, वो तो अबैटमेंट में अंदर आएंगे। लेकिन ये नक्शा जिन्होंने मंजूर किया, जिन्होंने फायदा लिए, वो देखना तो ये होगा कि सेक्शन 9 के तहत वो कौन कौन लोग आते हैं। तो ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, लेकिन चूंकि वजह है कि एक सियासी हमने ट्रेंड बना लिया है कि हमने ये साबित कर रहा है कि ये नहीं, लेकिन ये भी एक कमाल और क्रेडिट की बात है कि अपने ही दौर में अपने ही प्रोजेक्ट के ऊपर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करवा कर और हर एक को सामने पेश कर देना, ये एक बड़ा क्रेडिट का काम है। और गालिबन इमरान खान कर जी सकता है, वरना उस्मान बुजदार की गवर्नमेंट से मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि मैं, और दूसरी जहां तक बात है कि मैं रूल आउट इस बात को भी नहीं करता असद, ये देखें वो समझना हम्म। पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेसी चाह रही होगी कि ये सारा मामला जो है ना कि वो इन्हीं एंटी के करप्शन पास में ले रहे। जाया जाए, हाँ एंटी करप्शन में रहे और उन्हें एडवांटेजेस मिल सके, और ये कोशिश वो करते रहे और उन्होंने अपने तौर पर ये कोशिशें जी। और काविशें उनकी तरफ से जर रही होंगी। चले हम अब आते हैं दूसरे इशू की तरफ, वो बड़ा अहम इशू है, वो जाति उम्र है। और आपने बड़ी क्लोज थे, आप तो उस बंदे को भी पकड़ लाए थे कि जिसकी असल जायदाद थी। वो क्या देख रहे हैं उसमें हाँ आप, वो क्या भला गया उस बंदे का, वो जो असल मालिक है इसका। अच्छा, इसमें वैसे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है ना, वो अभी मैंने भी उसको नहीं किया, कवर नहीं किया, वो मैं आपके को इसमें प्रोग्राम में बता रहा हूँ। वो ये है कि इसमें जवाब आया है। जी मैं डेवलपमेंट आपको बता देता हूँ, फिर बाकी बात मैं बाद में करता हूँ, जो स्टोरी है असल में। इसमें जो पटवारियों का जवाब आया है और उससे जो है वो अदालत मुतमईन नहीं है, और अदालत ने कहा है कि आप इसका तफसीली जवाब मज़ीद तफसील के साथ चीज़ें जमा करवाएँ। और दूसरा ये है कि जो यूसुफ अब्बास के वकील हैं, उनकी पटवारियों के साथ कमर अदालत में काफ़ी तू-तू मैं-मैं भी हो गई, और वो फ़ाइल जो है, वो मेरी मालूमात के मुताबिक फिर वो जज साहब ने उसको वो लेकर चले गए और कहा कि इस मामले को बाद में देखेंगे। तो ये तो जो लेटेस्ट हियरिंग कल हुई है उसकी अपडेट है। लेकिन मैं आपको इससे पहले जो चीज़ असल में कहानी है ना, वो ये है आज़िज़ सिद्दीक़ साहब कि मरियम साहबा ने और शहबाज शरीफ साहब ने इसमें जो कि फरीक थे, यूसुफ अब्बास जब आए थे अदालत के पास 127 कनाल के मामले में, तो उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया था और कहा था कि मैं और मेरी कज़न मरियम और मेरे चचा शहबाज शरीफ इसमें फरीक हैं, उनको फरीक बनाया गया। लेकिन अदालत बार-बार उनसे लिखती रही कि आप इसका जवाब जमा कराएँ, खुद पेश हों या वकील के ज़रिए पेश हों। लेकिन 3 मर्तबा जवाब देने के बाद ना मरियम आईं, ना शहबाज शरीफ आए, और अदालत ने मजबूरन फिर उनको फरीकैन की फहरिस्त से निकाल दिया है। और अब सिर्फ यूसुफ अब्बास जो हैं वो इसके फरीक रह गए हैं। अब इसमें जो जो ट्रिकी पॉइंट है, और आप इसको ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल अपनी राय भी दीजिएगा, वो ये है कि जब एक शख्स फरीक ही नहीं रहा किसी एप्लीकेशन में, तो जब इसका स्टे कन्फर्म होगा, तो मरियम और शहबाज शरीफ वाली ज़मीन के हिस्से का स्टे नहीं मिल सकता, क्योंकि वो तो अब फरीक ही नहीं है। तो जो फरीक है यूसुफ अब्बास, अगर कंफर्म होता भी है तो सिर्फ उसका स्टे कंफर्म होगा। तो मेरी अब अंडरस्टैंडिंग इसमें यह है कि मरियम और शहबाज शरीफ अभी इन्होंने इसको डिलेइंग टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि जब तक तो जवाब जमा किए बगैर चलाया जा सकता है, इसको चलाओ जितना टिकाया जा सकता है,
और जब ये स्टे कंफर्म होने लगेगा फिर हम एक एप्लीकेशन देंगे 110 की, और एप्लीकेशन देके इसमें फ्रीक बन जाएंगे। और फिर अदालत का ये इख्तियार है कि वो इसको 110 की एप्लीकेशन को में इनको फ्रीक बनाना चाहे या ना बनाना चाहे। तो लेकिन वो आपको पता है हमारी अदालतों का जरा एक थोड़ा सा नर्म रवैया एक होता है कि चले यार एक साइल है तो उसको थोड़ा सा उसकी तरफ एक पेशेंस, ये नर्म रवैया इख्तियार किया जाए तो ये इनको चांस मिल जाएगा कि दोबारा इसके फरीक बन सकते हैं। लेकिन अभी ये फरीकैन की फहरिस्त से निकल आए हैं और इसको डिले करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना इसमें डिले किया जा सकता है, इसको लटकाया जा सकता है, लटकाया जाए, और फिर जब बिल्कुल सर पे आन पड़ेगी तो फिर हम जाकर फरीक बनेंगे और फिर नए सिरे से गेम शुरू करेंगे कि अब जी इसमें ये करें, अब वो करें, अब ये है और अब वो है। बाकी आप जानते ही हैं कैसे डिले करते हैं। अच्छा, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की असद। ये वकील है ना, अब तो माशाल्लाह आप वकील भी बन चुके हैं, आपको भी अंदाज़ा है हाँ, कि वकील किस तरह चीज़ों को खेलते हैं। और ये हकीकत आपने बताई है। यानी ये जान के ये यूसुफ अब्बास को छोड़ के ताकि वहां पर जो भी असल केस सामने ले आए, जब वो केस लाएंगे उसमें से वो केस निकालेंगे, उसमें से निकालेंगे कमियां कोताहियां, और उसके बाद अपना माइंड रखेंगे। और अभी तो फिलहाल चूंकि उन दोनों ने अब वीकेंड की फरिश्ते निकल चुके हैं तो स्टे उनकी हद तक बड़ा मुश्किल इफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन ये चाल आपको पता है, उन्होंने तोशा खाना के केस में भी कई और लोग सामने ले आए। पहले वो हैं, फिर बाद में वो बन के आ गई कि मैं कानूनी वारिस हूँ, और उनकी तरफ से एतराजा दाखिल कर दिया। तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स और ये टाइमिंग वेट करते रहते हैं। और वैसे जहां तक मैंने चीजों कागजों को सारा देखा है तो इनका केस बड़ा यानी इतना स्ट्रांग नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में कि वो जगह जो है, वो जगह जिनके नाम पर है, हर एक को पता है कि वो जगह किनके नाम पर है और जो कौन मालिकान थे, गवर्नमेंट से किस तरह जगह ली गई। अब असल हम्म। कहानी आप बताइएगा प्रोग्राम खत्म करने से पहले, असल कहानी क्या है इसका जी? अच्छा आज़ाद साहब, मामला ये है कि ये ना एक साहब जिनसे मेरी मुलाकात हुई, एक प्रोफेसर साहब हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि ये 1911 की जो जमाबंदियां हैं उसके मुताबिक ये जमीन जो थी वो मेरे दादा के नाम पर थी। अच्छा, अब या दादा या परदादा, बहरहाल शायद दादा ही के नाम पे थे, वो खुद भी काफी बुजुर्ग हैं, प्रोफेसर रिटायर्ड हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि जी ये जमीन हमारे नाम पर थी, फिर वो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हम उधर से निकल के गड़ी शो में वो अब रहते हैं, तो काफी अर्से तक हम उस जमीन पर कुछ एक्टिविटी नहीं कर सके। अब सरकार का यह कानून है कि अगर 10 साल तक, पहले था ये 1989 से पहले शायद ये कानून था कि अगर कोई शख्स 10-15 साल तक अपनी एक जमीन पर नहीं आया या उसने उस पर कोई एक्टिविटी नहीं की, तो और वो जो है वो सरकार के साथ राब्ते में नहीं रहा, तो सरकार उसको कौमी खजाने में ले लेती है। अच्छा, अब ये ज़मीन कौमी ख़ज़ाने के पास आ गई हुई थी और जो है वो औकाफ़ की ज़मीन, औकाफ़ के तहत ये ज़मीन थी। अब इसमें जो अंडरस्टैंडिंग है सरकारी इदारों की वो ये है कि इन्होंने इस औकाफ़ की ज़मीन को, जो कि सरकार भी गलत नहीं कह रही कि उसकी तो मिल्कियत में वो ज़मीन आ गई हुई थी। अब इन्होंने किसी शख्स को के थ्रू डील करके, जैसे कि आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने भी जो इधर शेखुपुरा में उनकी जमीन थी या लाहौर में उनके जो बागा, लाहौर के नवाब में जो बागात थे, जो अभी जो कुछ रकबा जो है वो हुआ भी है, नीलाम भी किया गया है नैब के कहने पर, अदालत के कहने पर। तो ये करते होता एक तरीकाकार ये है कि किसी आप फेक बंदे को खड़ा करें, वो कहते हैं ये तो मेरी जमीन है, उस जमीन उसके नाम पर जो है वो डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लें ट्रांसफर के, या आप खरीद लें उससे, या अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लें, और फिर आप कहते हैं कि जी मैंने तो ये जमीन फलां साहब से ली है, और वो जो फलां साहब हैं वो जाके आप करीब देखें तो वो अपने मुलाजिम होंगे, अपने रिश्तेदार होंगे, या अपना कोई ना कोई जो है वो कारकुन होगा, वर्कर होगा, उससे आप इसको जमीन को खरीद कर लेते हैं और कहते हैं अब ये हमारी जमीन हो गई हुई है। और फिर इसका बड़ा आसान सा तरीका है कि आप जाके अदालत से स्टे ले लें और चाहे 2 नस्लें उसके ऊपर बैठी रहें। तो इसी मामले पर ये स्टे तो यहाँ पर हो नहीं सका क्योंकि मुसलसल 1990 से लेकर अब तक किसी ना किसी रूप में इक़्तिदार में रहे, और अब जो है जाकर ये हुकूमत ने इस पर अपनी, अब ये हो नहीं सकता कि हुकूमत की ज़मीन ना हो और हुकूमत बैठे-बैठाए जो है उसका कब्ज़ा इंतकाल मुंतकिल कर दे। तो ये मामला जो है ये अभी चूँकि सिविल कोर्ट में है, ये सिविल कोर्ट से निकल कर ज़रा ऊपर वाली कोर्ट में आता है, तो ये किसी भी वक़्त जाके बहुत संजीदा मामला हो सकता है। अभी इसको कोई सीरियस नहीं ले रहा। अभी कभी वकील नहीं आया, कभी किसी ने जवाब जमा नहीं कराया, कभी कोई फरीक नहीं बन गया, लेकिन ये है संजीदा मामला, ये किसी भी वक़्त जाके संजीदा हो सकता है दरअसल। अच्छा असद, आपने बड़ी जबरदस्त बात कह रही है, मामला संजीदा है, लेकिन दूसरी तरफ मैं हुकूमत पंजाब की तरफ से भी देखूं, वो भी इस मामले को सीरियसली कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं। उन्हें नहीं इसको कर रहे, सही कह रहे हैं। सीरियसली कंटेस्ट करना चाहिए।
यानी उनके पास चीजें मौजूद है, रिकॉर्ड पे मौजूद है, और वो भी सीरियस कंटेस्ट नहीं कर रहे। और यही इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि मैं उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से मैं उनके मुतमिन नहीं हूँ कि यानी 4 आप तारीखें 4-5 तारीखें पड़ गई थी जब तक मैं जा रहा था इस केस को कवर करने के लिए, 4-5 तारीखें पड़ गई थी, जवाब नहीं आया था हुकूमत का इसकी तरफ, हुकूमत की तरफ से अब दे, इसका। अब देखे ना, और हुकूमत का बड़ा सीधा केस है कि फेक नाम पे ट्रांसफर हुई पहले, यानी एक आर्टिफिशियल पार्टी इन्होंने खड़ी की, उसके बाद इन्होंने अपने नाम ट्रांसफर कराई। इन्होंने इन्होंने कभी काम पक्का करने की कोशिश की है, लेकिन रिकॉर्ड पे चीजें सारी मौजूद है। भारत, बहुत जी। शुक्रिया असद आपका। नाज़रीन, अब तक दोनों इश्यूज मैंने लेटेस्ट रख दी हैं, और इसकी जो मजीद कार्रवाई है वो इंशाल्लाह आपको ईद के बाद बाकायदा अपडेट करते रहेंगे कि क्या हालात और वाकयात हैं। मुझे और असदुल्लाह को इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।